आप नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। तो हम लोग पुनः आ चुके हैं, फिर से आ चुके हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो तैयारी है शानदार चल रही होगी। और आज हम लोग जो हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा था उसके अगले पार्ट में है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आज पिछले पार्ट में हम लोग जाना था कि किस प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री को बांटा गया है, एंशिएंट हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है, सारे को हमने विस्तार से जाना था। और अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस चैनल के नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने जाना था कि एंशिएंट हिस्ट्री को कितने वर्ग में बांटा गया है। तो एंशिएंट हिस्ट्री को मुख्य रूप से 3 वर्ग में बांटा गया है, जो किस आधार पर था हम लोग आपको बताया था। एंशिएंट हिस्ट्री पहला को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा बोलते हैं ऐतिहासिक काल। सभी के बारे में विस्तार कर दिया था। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए। और एक चैनल यहाँ पे आपको सारे प्रकार के एग्जाम यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बिहार एसआई, चाहे कोई भी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जिसमें प्रतियोगी परीक्षा तथा बोर्ड एग्जाम है 9, 10, 11, 12 सभी की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए, देर किस बात की है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल का। जो हम लोगों ने पढ़ा था कि पाषाण काल जो पहला था पूरा पाषाण काल को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा को मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा को उच्च पूरा पाषाण काल। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था निम्न पूरा पाषाण के बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में। निम्न पूरा पाषाण काल में किस प्रकार के पत्थर का, किस तरह के औजार का उपयोग किया जाता था। उसके बाद हम लोगों ने जाना था कि वहाँ पे कृषि के साथ थे कि नहीं थे, पशुपालन के साथ थे कि नहीं थे, वहाँ के लोगों का आजीविका का साधन क्या था, सही के बारे में हम विस्तार से सीखा था। आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल। निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ से मिले हैं, जो हमारे लिए बहुत ही, हमारे सारे काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पर तैयार कर लिया है, जिससे आपसे इंट्रैक्शन करने में थोड़ी टाइम बचे। चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल। तो सबसे पहला स्थल है निम्न पूरा पाषाण काल का, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। निम्न पूरा पाषाण काल का सबसे पहला स्थल है जो हम लोगों को मिला है, पहला है चौंतरा। किस राज्य में है, तो चौंतरा हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे सोहन घाटी संस्कृति और बेलन घाटी और मद्रासी संस्कृति सारे का औजार यहाँ मिला है, इसलिए इसे सोहन घाटी संस्कृति और मद्रासी संस्कृति का हम लोग मिलन स्थल कहते हैं। इसमें हम लोग आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले इसमें जो हैंडिक्स होता है, हैंडिक्स था, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हस्त कुठार, हाथ और कुल्हाड़ी, जिसका खोज तमिलनाडु के पलवरम से किया गया था, उसी में ये भी है। दूसरा पतवार बेसिन, जो पार्ट ऑफ ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जो भी पार्ट अधिकृत कश्मीर में है, वहाँ से उसकी खोज, वहाँ से भी बहुत सारे औजार मिले हैं निम्न पूरा पाषाण काल के, जिसकी खोज 1928 में डीएन वाडिया एक करके थे, उन्होंने किया था। तीसरा था हथनौरा, बहुत इंपॉर्टेंट है हथनौरा जो है होशंगाबाद जिला, जो पाकिस्तान में है। हथनौरा होशंगाबाद जिला, यहाँ से मानव खोपड़ी की सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यहाँ से मानव खोपड़ी जो ह्यूमन स्कल होता है उसका सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और इसमें रिसर्च करने का पता चला है यह जो है 3,50,000 वर्ष पुराना मानव खोपड़ी था। तो भी कितना पुराना था। चौथा है भीमबेटका, जो भीमबेटका की गुफा है वो एमपी के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और यहाँ से हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जिसमें यहाँ से निम्न पाषाण काल के शैल चित्र मिले। शैल चित्र का रॉक पेंटिंग, मतलब जो पत्थर होता है, पत्थर को काट के उससे पेंटिंग किया जाए। पेंटिंग मतलब पेंटिंग से मतलब किसी विशेष चित्रकारी नहीं, उस समय के लोगों ने कुछ चित्रकारी बना दिया, वही उनका पेंटिंग हो गया, जो खेल में बन गया। तो यहाँ से रॉक पेंटिंग, शैल चित्र का बहुत सारे साक्ष्य मिला है। और भीमबेटका गुफा कहाँ है, तो रायसेन जिला एमपी में है। इसकी खोज सबसे पहले इसकी खोज 1958 में एक विष्णु श्रीधर वाकड़ेकर करके थे, उन्होंने इसका खोज किया था। इसके बाद एक पहलगांव जो कश्मीर में है, वहाँ से निम्न पाषाण काल के स्थल में बहुत सारे स्थल मिले हैं, बहुत सारे औजार मिले हैं। तो निम्न पाषाण काल के स्थल कहाँ से इम्पोर्टेंट है, चौंतरा, जिसे सोहन संस्कृति और मद्रासी संस्कृति। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न से कौन निम्न पाषाण काल का स्थल है, तो चौंतरा हिमाचल प्रदेश।
दूसरा है पतवार के उपयोग थे। सबसे इंपॉर्टेंट है हथनौरा होशंगाबाद, यानी मानव खोपड़ी का सबसे पहला संस्काश मिला है तो हथनौरा होशंगाबाद जिले से। और दूसरा है भीमबेटका जो रायसीना जिला में है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। यहाँ से क्या मिला है तो साइल चित्र एंड रॉक पेंटिंग, यानी पत्थर पे तस्वीर बनाया गया है। आगे चलते हैं, अब हम लोग जानेंगे मध्यपुरा पाषाण। हम लोगों ने जाना था कि निम्न पाषाण काल में किस तरह पत्थर का प्रयोग किया था। हमने आपको पिछले वीडियो बताया था कि निम्न पाषाण काल में बड़े बड़े क्वाड्राइट पत्थर का प्रयोग किया था, जिसे वहाँ के लोग जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। जिसको बहुत बड़ा पत्थर होता था उसको फेंक देते थे, उसके बाद जानवर पर गिरता था, वो मर जाते थे। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ तो मध्यपुरा पाषाण काल में क्या हुआ, क्वाड्राइट पत्थर का उपयोग नहीं, क्वाड्राइट पत्थर की जगह पे छोटे छोटे जैस्पर, जैस्पर क्या होता है, छोटे छोटे औजार होता है जिसमें जैस्पर, चॉपर, इस प्रकार का चॉपर, चॉपिंग, बहुत सारे औजार होते हैं, जैस्पर, चॉपर, चर्च, फ्लिंट का उपयोग किया जाता था। खरुचनी, खरुचनी में क्या होता है, खरुचनी में मिट्टी को खोदने वाले, मिट्टी को खोदने वाले, हम लोग का समय रहता है, ये समय रहता है खुरपा, उसको बोलते हैं खुरपा, उसका साथ भी मध्यपुरा पाषाण काल से मिला है। मध्यपुरा पाषाण काल, यानी यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ पे सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है कि जो ग्रानाइट पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर का उपयोग किया था, उसके जगह पे छोटे छोटे जैस्पर, चार्ट, फ्लिंट का उपयोग किया गया, खरुचनी का उपयोग किया गया। ये था मध्यपुरा पाषाण काल, इसका ज़्यादा नहीं है। उसका नाम है कि मध्यपुरा पाषाण काल में कौन कौन सा महत्वपूर्ण स्थल है। तो मध्यपुरा पाषाण काल से पहला महत्वपूर्ण स्थल है जो नेवासा है। नेवासा, इससे क्वेश्चन पूछता है कि नेवासा किस राज्य में है, तो नेवासा महाराष्ट्र राज्य में है। नेवासा महाराष्ट्र राज्य, इसका खोज एम एन देशपांडे के द्वारा किया गया था। नेवासा महाराष्ट्र में है, इसका खोज एम एन देशपांडे के द्वारा किया गया था। दूसरा है लूनी, यानी राजस्थान में है, इसका खोज बी एन मिश्रा के द्वारा किया गया था। तीसरा है इनाम गांव जो महाराष्ट्र में है, यहाँ से भी मध्यपुरा पाषाण काल के बहुत सारे उदाहरण मिले हैं। और हम चर्चा करेंगे कि अभी तक आग का आविष्कार हुआ कि नहीं, आग का खोज हुआ कि नहीं, पहिया का खोज हुआ कि नहीं, इसके बारे में जानें कि आग का खोज कैसे हुआ, पहिया का खोज कैसे हुआ, कहाँ से कब मिट्टी का बर्तन, जो बर्तन बनाने के साक्ष्य मिला, कहाँ से साक्ष्य मिला मिट्टी बनाने के बर्तन का, सारे के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक मध्यपुरा पाषाण काल का, उच्चपुरा पाषाण काल, यानी जो पूरा पाषाण काल 3 में बांटा गया था। पहला निम्नपुरा पाषाण काल, दूसरा मध्यपुरा पाषाण काल, तीसरा उच्चपुरा पाषाण काल में। तो इन तीनों के अंतर यही है कि निम्नपुरा पाषाण काल में बहुत बड़े बड़े क्वाड्राइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। दूसरा है मध्यपुरा पाषाण काल, इसमें क्वाड्राइट पत्थर की जगह छोटे छोटे पत्थरों को काट काट के छोटे छोटे चॉपर, जैस्पर, फ्लिंट, ये सब का उपयोग किया जाएगा। और तीसरा उच्चपुरा पाषाण काल। अब क्या होता है कि उच्चपुरा पाषाण काल में यहाँ पे हिमयुग, हिमयुग में क्या मतलब बर्फ का युग, उसमें बर्फ था, मतलब सारा जो वर्ल्ड था उसकी हिला हुआ अवस्था में था, पूरा सब जगह बर्फ ही बर्फ था। तब क्या होता है कि जब उच्चपुरा पाषाण काल का टाइम आता है तो उच्चपुरा पाषाण काल में हिमयुग की अंतिम अवस्था होती है, हिमयुग समाप्त होने लगता है। तो क्या करते हैं, मानव जो है, जब हिमयुग समाप्त होता है तो वहाँ पे मानव अपना विकास करने लगता है, मानव अलग अलग तरह खोज करने लगता है। इसी समय जो हम लोग का आधुनिक मानव है, जिसे हम लोग होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं, इसी समय होमोसेपियंस का विकास हुआ था। इसमें होमोसेपियंस के बहुत पार्ट में हम आपको बताया था। होमोसेपियंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है काइक होमोसेपियंस और दूसरा होता है न्यूटन होमोसेपियंस। न्यूटन होमोसेपियंस है, इस समय का औजार क्या थी, इसमें औजार बहुत ही अत्यधिक तेज और चमकीले होते थे, बहुत छोटे छोटे माइक्रो थे, और औजार क्या होते थे, बहुत ही तेज और चमकीले होते थे। तो यहाँ से समझना है कि उच्चपुरा पाषाण काल में क्या हुआ था, तो उच्चपुरा पाषाण काल में होमोसेपियंस का विकास हुआ था, जो था उच्चपुरा पाषाण काल। अब हम जानेंगे दूसरा था पूरा पाषाण काल के बाद दूसरा था मध्य पाषाण काल, जो मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज में क्या क्या हुआ था, यहाँ पे स्थायी बस्ती का सब था कि नहीं, यहाँ पे आग का आविष्कार हुआ कि नहीं, आग का आविष्कार कैसे हुआ, यहाँ पे तीर कमान का आविष्कार हुआ कि नहीं, सही के बारे में विचार रखेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं मध्य पाषाण काल में। नोट करना है, नोट कर लीजिए, मध्य पाषाण काल में मीजोलिथिक एज, इसका हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो यही है। अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल में क्या होता है। मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि सबसे पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग यानी पूरा पाषाण काल में वहाँ पे आग के साक्ष्य नहीं थे, वहाँ पे आग का साक्ष्य नहीं था। तो क्या होता है कि जब पूरा पाषाण काल से आगे जब बढ़ते हैं, उसी काल में जब आगे के बढ़ते हैं तो उनका अपना विकास करते रहते हैं, तो कभी किसी समय वो क्या करते हैं कि जब पत्थर को बड़े पत्थर को रगड़ के छोटे छोटे पत्थर बनाते हैं, तो उसी समय घर्षण करते वक्त, जब घर्षण कर रहे होंगे, तोड़ रहे हैं उसको, तो वहाँ से पत्थर से चिंगारी निकला हो,
तो उन लोगों ने सोचा हो कि ये क्या है, यानी चिंगारी। तो चिंगारी मतलब क्या बन जाता है, आग बन जाता है। इसके बाद हम जानेंगे ये जो पत्थर है, इस प्रकार से तो पत्थर है, इसको सुने के लोग घिसते क्या होता है, एक चिंगारी निकलता है। और चिंगारी को निकलने के बाद जब वहाँ पर जानवर होता है तो उस चिंगारी से जानवर डरने लगता है। तो उनके दिमाग में आया होगा कि जो ये चिंगारी है यानी जो आग है ये हमारे लाभदायक है। इससे क्या करते हैं, इससे जानवर जो है डर के भागते हैं, जानवर हमारे पास हमारे नज़दीक नहीं आएंगे। तो उन लोगों को एक विश्वास आया होगा कि आग क्या है, आग हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से आग का आविष्कार होता है। और क्या होता है, जब आग का आविष्कार होता है तो कभी उन लोगों को पहले तो पूरा पाषाण काल में वे लोग कच्चे मांस खाते थे, खाना बदोश थे, इसमें भटकते रहते थे। तब क्या होता है कि उस यहाँ पे मध्य पाषाण काल में उन लोगों ने मांस को जलाया होगा, यानी मांस को जब उन्होंने जलाया, जो उन्होंने कच्चा मांस को पकाया तो उन लोगों को स्वाद अच्छा आया होगा। स्वाद अच्छा हो तो उन लोग कहा होगा अरे तो मांस पका, इसका स्वाद अच्छा आया। यहाँ पे उन लोगों ने सोचा कि आग से मांस को पका के खाया जा सकता है, जिससे हम लोग को स्वादिष्ट हो सकता है, भोजन का स्वाद बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से आग का आविष्कार हुआ। दूसरा क्या कहता है, यहाँ पे मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आदमगढ़ है एक एमपी में, मध्य प्रदेश में एक जगह है आदमगढ़, और दूसरा है बागौर जो राजस्थान में है। यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। और प्राचीनतम साक्ष्य किस जंतु का मिलता है, तो वो एक कुत्ता था। सबसे पहला प्राचीनतम पशुपालन का राजस्थान के बागौर और एमपी के आदमगढ़ से मिलता है। और किस चीज का मिलता है, तो एक कुत्ता यानी एक गांव का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। और क्या कहता है, यहाँ पे स्थायी बस्ती नहीं थे, यानी इस समय लोग क्या थे, खाना बदोश थे, यानी खाना के चक्कर में, खाना के खोज में अलग अलग मतलब जगहों पर ढूंढते थे। अगर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जब सारे जानवर खत्म हो गए, यहाँ से भाग गए, जब उन लोगों ने आग का आविष्कार किया तो आग से डरकर लोग भागने लगे। तो वे लोग अस्थायी बस्ती उन लोगों ने नहीं, एक जगह पर नहीं रहते थे, जहाँ उनको खाना का मिलता था वहाँ पर चले जाते थे। इसलिए इसमें अस्थायी बस्ती का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। अब क्या करते हैं कि मध्य पाषाण काल में वहाँ के लोग बर्तन बनाना सीख जाते हैं। क्या करते हैं कि कहीं पे पानी ले जाना होगा या कुछ ले जाना होगा, तो ऐसे पानी जाता नहीं होगा, तो क्या करते हैं कि किसी प्रकार से एक बर्तन बनाते हैं मिट्टी का या किसी चीज़ का, जिसमें पानी ढेर सारा पानी रहता है। तो उन लोगों ने सोचा कि ये बर्तन है, यानी उन लोगों ने इसका नाम बर्तन दे दिया। तो यहाँ के लोग, उसमें मध्य पाषाण काल के लोग, इस समय के लोग बर्तन बनाना सीख चुके थे। सबसे पहला शब्द मिलता है वो यूपी के इलाहाबाद से मिलता है। बड़े क्वेश्चन है कि बर्तन बनाने का पहला शब्द यूपी के इलाहाबाद से मिलता है। अब कहते हैं, और यहाँ पे क्या था, माइक्रोलिथ औजार, यानी यहाँ पे औजार बहुत ही छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे, जिसकी जो लंबाई होती थी वो 1 से 8 सेंटीमीटर तक होती थी। बहुत छोटे छोटे औजार, एकदम नुकीला धारदार बन गया था, जिससे क्या करते हैं कि वहाँ के लोग हैं जानवर को फेंक के मारते भी थे। तो जब फेंका तो इसी प्रकार से वहाँ जब औजार को बहुत पतला बना दिया, चाकू से बना दिया, तो उन्होंने फेंका। तो इस प्रकार से उन्होंने तीर कमान का उपयोग करना सीख गया। यानी मध्य पाषाण काल में तीर धनुष का उपयोग करना हम लोगों ने सीख लिया था। पतला पतला बना के, अभी धनुष तीर तो उस तरह से नहीं, पतला पतला बना के उन लोगों ने फेंका। जब जानवर को लगा तो वहीं मर गया, वहीं पे ढेर हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि हम लोग किसी औजार को फेंक के मार सकते हैं, और उसे उन्होंने डाल दिया नाम, तीर और धनुष का नाम दिया। और इसी काल में आग का खोज हुआ, आग का खोज बताए दिए किस प्रकार आग का खोज हुआ। और इसी काल में पहिया का भी खोज हुआ। पहिया का खोज कैसे हुआ कि जब कोई आदमी पहाड़ से भटक रहा होगा, तो क्या होता है कि किसी वजह से वहाँ पे वो लुढ़कता है, तो जब लुढ़कते आता है तो जल्दी पहुँचता है। तो उन लोग दिमाग में आया होगा कि जब किसी चीज़ को लुढ़काएंगे तो क्या होगा, उससे हम लोग कहीं भी जल्दी पहुँच सकते हैं। तो इस प्रकार से पहिया का आविष्कार हुआ होगा। और बहुत सारे हैं, नोट कर इसका हम जानेंगे मध्य पाषाण काल के कौन कौन से स्थल हैं और वहाँ क्या क्या मिले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग इसी बीच एक मोटिवेशन लाइन देख लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। क्या कहता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। कहता है मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है।
मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदम में जहान होता है, लड़ने वालों के कदम में जहान होता है। इसका कहने का मतलब है कि मुश्किल से मुश्किल रह के हम लोग को भागना नहीं है, हम लोग को मुश्किल का डट कर सामना करना है। जो भी परिस्थिति आएगी हम उसका सामना करेंगे और अपनी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा कुछ अच्छा लगता है तो आप इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन दोस्तों के साथ दोस्तों के पास भेजिए, जिससे उन्हें भी कुछ फायदा हो और हमें भी कुछ फायदा हो। आप लोगों से बस मोटिवेशन जरूरत है, इससे अच्छा सा वीडियो आप देखने को मिलेगा। कुछ दिन के बाद कनेक्ट अफेयर मिलेगा, इसके बाद ज्योग्राफी का भी सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब है मध्य पाषाण काल, यानी मध्य पाषाण काल के कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल है। तो मध्य पाषाण काल का पहला महत्वपूर्ण है, मैंने आप लोगों को बताया कि आजमगढ़ और बागौर। आजमगढ़ कहाँ है? एमपी में। और बागौर कहाँ है? तो राजस्थान में। यहाँ से क्या मिले हैं? यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम शास्त्र, पशुपालन का सबसे पहला शास्त्र मिला है। कहाँ से? तो आजमगढ़ और बागौर से। किस पशु का मिला है? तो कुत्ता का मिला है। दूसरा है सराय नहर राय। ध्यान देखिए, सराय नहर राय जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में सराय नहर राय, जहाँ 14 समाधान। समाधान में क्या होता है? जो डेड बॉडी को रखा हुआ मिला है, डेड बॉडी का कंकाल है वो रखा हुआ मिला है, उसे बोलते हैं समाधान। यानी सराय नहर से 14 समाधान मिला है, 14 लगातार समाधान मिला है। और 8 गर्त चूल्हे, गर्त चूल्हे का जो मिट्टी के अंदर चूल्हा बनाया रहता है उसको गर्त चूल्हा बोलते हैं, वहाँ से 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। अब तीसरा है महदहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महदहा, यानी कहाँ से? युग्मित समाधान। सबसे पहले युग्मित समाधान क्या? पेयर में लाश, यानी जो डेड बॉडी है पेयर में, यानी एक चीज है तो एक दोनों एक ही जगह पे दोनों दो बॉडी है, पेयर, यानी दो बॉडी को एक साथ अपनाया गया है। इसके साथ कहाँ से मिला है? तो महदहा। कहाँ में है? यूपी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि युग्मित समाधान से कहाँ से मिले हैं? तो यूपी के महदहा से। उसके बाद यहाँ से सिल्लोड लोढ़ा होता है, उसका शास्त्र यहाँ से मिला है, यूपी महदहा से। उसके बाद दमदमा यूपी। दमदमा यूपी से क्या मिलता है? एक ही कब्र से, दमदमा यूपी से एक ही कब्र से 3 समाधि मिला है, यानी एक कब्र में एक साथ 3 लोगों को दफनाया गया है। इसका मतलब है कि वहाँ पे लोगों को एक साथ दफनाया जाता था। तो यहाँ से दमदमा से एक ही कब्र, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही कब्र से 3 समाधि का साथ कहाँ से मिला है? तो एक ही कब्र से 3 समाधि का साथ दमदमा यानी उत्तर प्रदेश यूपी से मिला है। और यहाँ से हड्डी के औजार यहाँ से मिले हैं। दमदमा यूपी से हड्डी के उत्तर हड्डी के औजार मिले हैं। अगला है चौपानी मांडो। चौपानी मांडो था जो इस समय का पाषाणकालीन समय का सबसे बड़ा स्थल खोला गया था, जिसका जो एरिया था वो 15,000 मीटर स्क्वायर था। कहाँ? चौपानी मांडो यूपी में है। ये सबसे बड़ा स्थल था पाषाण काल का, जिसका एरिया 15,000 मीटर स्क्वायर था। और यहाँ से झोपड़ी के प्रमाण मिले हैं, मतलब यहाँ पे लोग अब धीरे धीरे निवास करने लगे हैं। यही लोग धीरे धीरे निवास करते करते अगला जो आएगा क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं नव पाषाण काल, उसमें यहाँ पे लोग क्या करेंगे? अस्थायी बस्ती के रूप में हो जाएंगे। और जब अस्थायी बस्ती के रूप में हो जाएंगे, जब एक जगह इकट्ठे होने जाएंगे तो वहाँ पे कृषि के साथ से मिलेंगे, लोग कृषि करना शुरू कर देंगे। अभी तक कृषि का कार्य नहीं कर रहे हैं, अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी तक लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, खानाबदोश के रूप में हैं, और जहाँ उनको भोजन मिलता है वहाँ पे चले जाते हैं और जानवरों को मार खाते हैं। अभी तक किसी के साथ नहीं मिला है। उसके बाद लंग नाच। यहाँ पे चौपाई मान से हाथ से बने मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं। हाथ से बने मिट्टी के बर्तन मृद भांड भी कहते हैं। मृद भांड यानी हाथ से बने मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिसे हम लोग मृद भांड कहते हैं। अगला है लंग नाच, जो गुजरात में है, यानी गुजरात के लंग से क्या मिला है? तो मिट्टी के बर्तन में 14 कंकाल और मिट्टी का बर्तन मिला है। उसके बाद है लेरवहिया, यूपी में है, यहाँ 17 कंकाल मिला है। यानी लेरवहिया उत्तर प्रदेश में है, यहाँ 17 कंकाल मिला है। तो ये था आज का क्लास हम लोग का। अगले क्लास में पढ़ेंगे नव पाषाण काल में, कि नव पाषाण काल में क्या क्या मिला है, नव पाषाण काल में क्या क्या होता है, यहाँ से किस किस चीज़ का होता है, कि सबसे पहले किस किस चीज़ का यहाँ पे साथ मिला है, यहाँ पशुपालन था या नहीं नव पाषाण काल में, कृषि करना शुरू लोग कर दिए थे कि नहीं यहाँ पे, फिर नव पाषाण काल में लोग अस्थायी बस्ती के रूप में अस्थायी एक जगह पर रहते थे या नहीं। उसके बाद पॉलिश किए हुए औजार मिले हैं। उसके बाद यहीं से कृषि प्राचीनतम शास्त्र, इसके बारे में जाने हम लोग मेहरगढ़ के बारे में जानेंगे, जहाँ से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और वहीं से कृषि के प्राचीनतम में पहला जो फसल बोया गया था वो जौ था। कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, जिसे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के धन्यवाद। तो चलते चलते हम लोग अभी एक मुद्दा में निकलते हैं। कहता है कि हवाओं के भरोसे मत हो।
हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे से पतंगे उड़ा करती है, हवाओं के भरोसे से पतंगे उड़ती है। तो चलिए आज का सेशन होता है। अगर वीडियो में अच्छा लग रहा है, कोशिश अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इससे अच्छा क्लास आप लोग को अगले आगे मिलेगा। तब तक के धन्यवाद।